हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे अपना क्लास 12 का न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा एक तरीके का एडिशन कंपाउंड होता है, और एडिशन कंपाउंड भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहले हम देख लें डबल सॉल्ट क्या होता है और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। देखिए डबल सॉल्ट क्या होता है, जनरली ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इनको डिजॉल्व कर दिया जाता है, इनका यानी एक्वा सोल्यूशन लिया जाता है, तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। जैसे आप सब सिंपल केस जानते हैं, जैसे मान लो आपने क्या लेते हैं एलम, एलम का फॉर्मूला बेटा सब लोग जानते हो क्या होता है। जैसे ये K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू कितना होता है ये 24H2O, ये एलम होता है। ठीक है, अगर इसको हम डिजॉल्व करें, इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या होगा, इस जितने भी इसके अपने आयंस में क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसको बेटा हम क्या कि इसको डिजॉल्व करें एक्वा सोल्यूशन में, तो क्या होगा, ये अपने आयंस में क्या हो जाएंगे, सब के सब ब्रेक कर जाएंगे। ये क्या मिलेगा फिर आपको, ये 2K प्लस SO4 2 माइनस, फिर प्लस लेंगे आप 2Al3 प्लस आप लेंगे 3SO4 2 माइनस और प्लस वाटर तो है ही है। ठीक है, तो आप देखो जैसे इसको डिजॉल्व करते हो तो इसके जितने भी आयंस होते हैं सब क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। इसके जितने भी आयंस होते हैं सब कंपाउंड सब इस कंपाउंड जितने भी आयंस सब क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हो। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सोल्यूशन में भी या मोल्टेन स्टेट में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, इनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती है। जैसे मान सपोज करो आपने क्या लिया, K4FeCN का होल 6। ठीक है, अगर इसको हम डिजॉल्व करें तो क्या बनेगा, देखिए फिर 4K प्लस FeCN का होल 6। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें इसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं हो रही है। आप इसको डिजॉल्व करते हैं तो भी, नहीं डिजॉल्व करते हैं तो भी। ठीक है, ये जनरली कुछ का डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, तो इसको आप डिफरेंसेस का पढ़ लीजिएगा, पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। तो हमको बेटा मेन यहाँ डबल सॉल्ट डिस्कस करना नहीं है, मेन डिस्कस करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के पहले हम कुछ टर्म्स समझ लें तो वो क्या होता है। क्योंकि जनरली कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाता है, जैसे मान लो बेटा इसी एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, तो K4FeCN का होल 6। देखिए सॉरी, ये ब्रैकेट आप हटा के यहाँ लगा लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखा जाए, दो ब्रैकेट हो गया, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें ब्रैकेट गलत लग गया है, ध्यान दीजिए। मालूम हमने बेटा क्या लिखा, K4FeCN का होल 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही है। तो देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसे हम कहते हैं काउंटर आयन, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयन बोला जाता है। जबकि जो आपका जो इसमें मेटल होगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम। इसे क्या कहेंगे हम, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, सेंट्रल एटम को छोड़ के बाकी जो भी बचता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगैंड्स। उसे क्या कहेंगे हम, लिगैंड्स बोला जाता है। ठीक है, और बेटा लिगैंड्स का नंबर कितना होता है, ठीक है, वो उसका बताता है हमेशा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस पूरे को मिला के, जैसे यहाँ से यहाँ तक आप इस पूरे को मिला के आप कहते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये जनरली कुछ टर्म्स होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो इसका टर्म्स आप जानते रहिएगा, काउंटर आयन क्या होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, साथ में कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स क्या होते हैं। अगर पहले इसमें हम देखते हैं सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम क्या होते हैं। देखो बेटा सेंट्रल एटम जनरली क्या होता है, सब ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब इसको सुन लो, ऐसे ही जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें जो लिगेंड होता है क्या कहता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। अभी एटम के फॉर्म में हो सकता है, एंस के फॉर्म में हो सकता है। फिर बात आती है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, ये लिगेंड्स कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं, जो कि सेंट्रल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स बोले जाते हैं। अगर हम लिगेंड्स को क्लासीफाई किया जाता है तो बेटा लिगेंड्स को क्लासीफाई हम दो बेसिस पे करते हैं। एक तो उसके चार्ज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे 3 टाइप्स के हो जाते हैं। अगर हम लिगेंड्स क्लासिफिकेशन देख लें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। अगर हम चार्ज के बेसिस पे देखते हैं, ध्यान कि चार्ज के बेसिस पर डिफाइन किया, क्लासीफाई किया जा रहा है, तो न्यूट्रल हो सकता है, ये कैटायनिक हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड पे बेटा कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे आप इथिलीन डाइमीन लेते हैं, वाटर लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, ये सब न्यूट्रल के एग्जाम्पल्स हैं। कैटायनिक लेते हैं, कैटायनिक में आपका जैसे इस पर प्लस चार्ज के लिगेंड्स होंगे, जैसे आपका नाइट्रोसियम आयन हो गया, फिर आपका नाइट्रोसियम आयन हो गया, उसके बाद हाइड्रोजीनियम आयन्स हो गए, कैटायनिक हो जाएंगे, सब प्लस चार्ज कैरी करते हैं। एनायनिक देखेंगे तो ये ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसपे माइनस का चार्ज होता है, जैसे कार्बोनेट आयन हो गया, सल्फेट आयन है, जितने भी हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, एनायनिक लिगेंड्स बोले जाते हैं। अगर आगे हम डिस्कस करते हैं जो इसका अगला क्लासिफिकेशन है, वह ऑन द बेसिस ऑफ, जो इसका अगला क्लासिफिकेशन है, हम उसको देखते हैं कि आपका जो लिगेंड है, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। अगर मान लो कोई लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, उसे हम कहेंगे मोनोडेंटेट। कोई लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, बाइडेंटेट। कोई इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ट्राइडेंटेट। इस तरीके से आपका टेट्रा होता है, पेंटा होता है और हेक्सा होता है। ठीक है, ये सब मैंने नोट्स में आपको दिया है, उसको आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। और इसका बेटा लिगेंड्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें लिगेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें बेटा हम आगे डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी लिगेंड है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी लिगेंड है सेंट्रल एटम से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो इसमें क्या कहते हैं, उसका वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे आपने इसे एग्जांपल यहाँ लिया था, क्या लिया था, देखिए आपने K4FeCN का होल 6। ठीक है, तो यहाँ पे साइनाइड है और साइनाइड आपका मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यानी ऑब्वियस सी बात है 6 साइनाइड या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल एटम के थ्रू। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से कितना हो जाएगा फिर 6। उसी तरीके से अगर हम देखा जाए, मान लो आपने क्या लिखा, AgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पे कितने साइनाइड हैं, 2 हैं, तो 2 बॉन्ड यहाँ बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। सिमिलरली देखा जाए, आपने मान लो क्या लिया, FeC2O4 का होल थ्राइस -3। देखो बेटा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता है, 6 होता है। क्यों 6 होता है, क्योंकि यहाँ आपका जो ये है ऑक्जिलेट आयन है, और ऑक्जिलेट आयन जो होता है बाइडेंटेट लिगेंड होता है, यानी एक लिगेंड 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ कुल कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है, तो 3 लिगेंड पे कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल। आगे इसमें डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बेटा आपने 11th में भी पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो सब आप जानते हैं, तो वहाँ इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हम कैलकुलेशंस का बता दे रहे हैं कैसे किया जाता है, वो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो ऐसी बात, तो इसको आप वहाँ देख सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पे आपको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। देखिए हमें किसका निकालना है, और ध्यान रखिए जिसमें जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका निकालेंगे, हमेशा सेंट्रल एटम का। यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है, हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर हम सेंट्रल एटम फाइंड आउट करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं पोटेशियम पहले ग्रुप का है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाता है, +1। एक पोटेशियम का +1 है, 4 का कितना हो जाएगा, +4। तो इसका हमने कितना रखा, +4।
जिसका निकालना उसका आप ऑक्सीडेशन नंबर x मान लीजिए, ठीक है। और साइनाइड पे आप जानते हैं ये कैसा चार्ज स्पीसीज होता है, और चार्ज स्पीसीज में जितना उसका चार्ज होता है वही इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और बेटा आप लोग जानते हैं साइनाइड पे चार्ज कौन सा होता है, -1 का, इसका कितना है, -1। अब जितने भी एटम्स है सभी का क्या करिए, ऑक्सीडेशन नंबर आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए ये पोटेशियम का +4 + x, ठीक है, और कितना हो जाएगा +-6 इक्वल टू, इस पर कोई चार्ज तो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे फिर 0। अगर बाई चांस इस पर कुछ इसके ब्रैकेट कोई चार्ज होता, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं विथ साइन। अगर इस ब्रैकेट पे सपोज करिए इस ब्रैकेट पे प्लस का चार्ज होता है तो हम प्लस रखते हैं, माइनस का चार्ज होता है तो माइनस के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना आ गया ये x - 2 इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू कितना आ गया +2। यानी यहाँ पे जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +2। सिमिलरली बेटा आप इसको निकाल सकते हो, इसका हम x मान लें, सेंट्रल एटम है। और आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 0 इक्वल टू कितना हो 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर से कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। सेम तरीके इसका देखा जाए, इसका हम x मान लें, ठीक है। और ये आपका बेटा जो ऑक्जिलेट आयन होता है इसका जो चार्ज होता है कितना होता है -2 का होता है, ठीक है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं ऑक्जिलेट आयन का, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है COO-, COO-। इस पर आप देखो 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, यानी एक आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 पे कितने हो जाएंगे -6। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यानी x + -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ किस फॉर्म में है, +3 है ना, तो यहाँ इक्वल में क्या कर देंगे +3, x बराबर कितना हो जाएगा ये सॉरी बेटा यहाँ +3 -3 होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है ये -3, ठीक है। अब देखिए x -3 + 6, तो x कितना हो जाएगा ये +3, यानी यहाँ पर जो आयरन है किस फॉर्म में है वो +3 के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये कुछ आपने क्या निकाली ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बुक्स और प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, और फिर हम देखेंगे इसमें इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।